जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो है और इसमें हम पढ़ रहे हैं कि आने वाले एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जीएस से, तो उन सभी से रिलेटेड ये का पूरा आज का वीडियो रहने वाला है। तो जो वीडियो पर आए हैं वो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी तरह की वीडियो मैंने आपको इस चैनल पर प्रोवाइड पहले से भी किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको भी देखिए, और ये वीडियो तो आपके लिए रामबाण है ही। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये वीडियो हमारा जो है हिस्ट्री से रिलेटेड सारे के सारे प्रश्न रहेंगे और टॉप 50 क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी मैं करवाऊंगा, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर 51 से शुरू है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको 50 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के जो है शानदार 50 क्वेश्चन करवा दिया है। तो अगर उसको नहीं देखा तो उसको भी देखिए, और सब्जेक्ट के भी आपको वीडियो प्रोवाइड किए जा चुके हैं तो उनको भी देखिए। ये जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है उससे भी रिलेटेड है, और साथ साथ आने वाले जो एग्ज़ाम आपके और भी होने वाले हैं उससे भी रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो ये हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था मोहनजोदड़ो। ये बताना है किस जगह पर स्थित है। लड़काना में है, माउंट गोमरी, सिंध या उधमपुर में है? तो ये है लड़काना शहर में, ठीक है। तो पाकिस्तान के लड़काना में स्थित है और माउंट गोमरी में आपको देखने को मिलेगा हड़प्पा, ठीक है। तो हड़प्पा शहर माउंट गोमरी में है, जबकि मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? लड़काना में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में थे। तो किनके दरबार में थे आपको बताना है। इन चारों विकल्पों में से किनके दरबार में तानसेन रहते थे? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर? तो तानसेन का किसके दरबार में रहते थे? अकबर के 9 रत्नों में से एक थे वो भी। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 53। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? तो राज्य अपहरण की नीति जो है किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, विलियम बेंटिंग ने या लॉर्ड डलहौजी ने? तो इसको शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54। प्रथम जैन संगीत कहाँ से आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन संगीत देखा जाए तो कहाँ से आयोजित की गई थी? सारनाथ, पाटलिपुत्र, वल्लभी या फिर श्रवण बेलगोला? तो जैन संगीत की बात हो रहा है, बौद्ध नहीं। यहाँ पे जैन लिखा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र, और दूसरी कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात में हुई थी। दो ही बौद्ध संगीत जो है जैन संगीत हुई हैं। प्रथम तो पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी में। अगला क्वेश्चन 54 नंबर का, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, उन्होंने किस भाषा में उपदेश दिया था? प्राकृत में, संस्कृत, हिंदी या फिर द्रविड़ में? तो उन्होंने दिया था प्राकृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ, गया, राजगीर या लुम्बिनी? तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था इसका जन्म महात्मा बुद्ध का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था उस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण या फिर धर्मचक्र प्रवर्तन या फिर महानिष्क्रमण या इनमें से कोई नहीं? तो यह महापरिनिर्वाण कहा जाता है जब उनकी मृत्यु हुई थी। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो ये मृत्यु की घटना है, ये मृत्यु की घटना है। और धर्मचक्र प्रवर्तन ये है जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और महानिष्क्रमण ये घटना है जब उन्होंने अपना गृह त्याग किया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, गंगा नदी किनारे या इलाहाबाद संगम पर या फिर बोध गया, उर्वेला, निरंजना नदी के तट पर या जौम्भिग ऋषबालिका नदी के तट पर? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। बोध गया, जानते हैं बोध गया में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उर्वेला में और निरंजना नदी के तट पर। जाम्भिग ऋषबालिका नदी किनारे तो हुई थी महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी जी को
ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर हुई थी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ। तो कहाँ दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। किसने? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया? तो त्रिरत्नों में बताना है कौन सम्मिलित है बौद्ध धर्म के। तो इसमें ऑप्शन है बुद्ध, धम्म, संघ या इन सभी को। तो इन सभी को सम्मिलित किया गया है। तो बौद्ध धर्म की जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली, संस्कृत, द्रविड़ या इन सभी में? तो किस में दिया था? पाली भाषा में। ठीक है। महावीर को याद करना है, प्राकृत में दिया था और महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महावीर स्वामी जो थे उनको निर्वाण अर्थात उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी, कुंडग्राम में, वैशाली या कुशीनगर में? तो कहाँ हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी में उनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। अगला प्रश्न है 63, प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम जो जैन संगीत थी वो कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, वल्लभी या कुशीनगर? कहाँ हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न 64, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था, आपको फटाफट बताइए कि 64 नंबर का सही आंसर क्या है? 64 नंबर का सही आंसर क्या है? तो देखिए, तो 64 नंबर का आंसर है, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ की गई थी? राजगृह में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, चतुर्थ बौद्ध संगीत जो कुंडलग्राम में हुई थी, पूछा जा रहा है किसके शासन काल में हुई थी? अर्थात शासक कौन था जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी? तो अशोक, कालाशोक, कनिष्क या अजातशत्रु? तो कौन शासक था? कनिष्क। ठीक है, कनिष्क इसके शासक थे। और उसकी ट्रिक भी है कि एक पहला कौन था जी? अजातशत्रु। ठीक है, पहली बौद्ध संगीत हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी हुई थी कालाशोक के, तीसरी अशोक की और चौथी हुई थी कनिष्क की। इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए, यहाँ पर चारों मिल गए। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए थे? तो कितने आर्य सत्य बताए थे गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में? तो उन्होंने बताया थे 4 आर्य सत्य। ठीक है, कितने आर्य सत्य? 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया था। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियाँ जो है, कहानियों का वर्णन किस में है? जीवन संबंधी जो कहानियों का वर्णन है वो किस में देखने को मिलता है? जातक कथा में, त्रिपिटक में, ए बी दोनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये देखने को मिलता है जातक में। ठीक है, जातक कथाओं में जो है गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो किस बौद्ध ग्रंथ से जो है 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय, महावस्तु या जातक या महावंश? तो ऑप्शन नंबर ए जो है अंगुत्तर निकाय से हमें बौद्ध धर्म महाजनपदों के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग सुमेलित नहीं? एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ राजधानी। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला, अंग की चंपा, मगध की गिरिव्रज, कौशल की मथुरा। इसमें कौन सा सही नहीं है? पहला सही है गंधार की राजधानी तक्षशिला, अंग की चंपा, मगध की गिरिव्रज। ठीक है, लेकिन कौशल की मथुरा नहीं है, क्योंकि यही हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, क्योंकि मथुरा की क्या है? सूरसेन है, सूरसेन मथुरा की है। तो आपको कौशल बताना है, कौशल की राजधानी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 70 है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक जो है किस शासक को कहा जाता था हर्यक वंश के? तो बिम्बिसार को, अजातशत्रु, उदयनी या फिर पदयुम्न को कहा जाता था, या
जिसे प्रद्युम्न भी कह सकते हैं, प्रद्युम्न को कहा जाता था। तो किसको कहा जाता था? कुणिक। कुणिक कहा जाता था अजात शत्रु को, ठीक है, अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता था। अगला प्रश्न आपके सामने 71 है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना बिम्बिसार, अजातशत्रु और उदयन या फिर महापद्मनंद किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना तो ये की थी उदयन ने, ठीक है, तो उदयन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? तो वैवाहिक संबंध बनाए उन्होंने और अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था, ठीक है, तो किसने किया था? बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन ने, कालाशोक ने। किसने किया था? बिम्बिसार। बिम्बिसार एक ऐसा शासक था जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए आसपास के राजाओं के यहाँ से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? तो अवंती को मगध शासक मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो अवंती को किसने मिलाया था? उदयन ने, कालाशोक, शिशुनाग या महापद्मनंद? तो किसने मिलाया था? शिशुनाग ने, ठीक है, शिशुनाग ने अवंती को, जो उज्जैन की राजधानी थी, अवंती की राजधानी उज्जैन, तो उसको मगध में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो कालाशोक की राजधानी वैशाली, राजगृह, चंपा या पाटलिपुत्र? तो कालाशोक की राजधानी क्या थी? वैशाली। कालाशोक की राजधानी क्या थी? वैशाली। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है, निम्न में से किस शासक को यहाँ पे लिखा है सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो किस शासक को कहा गया है? धननंद को या महापद्मनंद को, अजातशत्रु को या सिकंदर को? तो किसको कहा गया? सर्व छत्रांतक, ये कहा गया महापद्मनंद को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? सिकंदर ने जब आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक कौन था? महापद्मनंद था या फिर चंद्रगुप्त मौर्य था, धननंद था या फिर राष्ट्रपाल? तो कौन था? धननंद, ठीक है, इसे घनानंद भी कहते हैं। तो घनानंद या धननंद ये उसमें मगध के साम्राज्य पर आसीन था। अगला प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर बेबीलोन का था, मकदूनिया का, ईरान या चीन? कहाँ का था? ये मकदूनिया का शासक, ठीक है, मकदूनिया का ये शासक था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिकंदर एवं पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस और नाम से जानते हैं, मतलब किस नाम से जानते हैं इसको? ये लड़ा गया था झेलम नदी के किनारे, जिसको प्राचीन काल में वितस्ता या आधुनिक नाम जो झेलम है के नाम से जाना जाता है इस युद्ध को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने पहचान की? तो सेंड्रोकोट्स किसने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को? तो आप आंसर 4 विकल्पों को देखिए और तुरंत बताइए कि किसने कहा था, ठीक है। तो इसको कहा था, किसने कहा था? तो कहा था इसको जॉन मार्शल ने, विलियम जोन्स ने, जेम्स प्रिंसेप ने या भी बी स्मिथ ने? तो किसने कहा था? इसको कहा था विलियम जोन्स ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य, मगस्थनीज, तुषास्प या उपगुप्त? तो कौन थे? वे थे चाणक्य। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त ने किसे समाप्त कर दिया था? किस नंद वंश के शासक को? महापद्मनंद को या फिर नंदीवर्धन को, राष्ट्रपाल को या धननंद को? तो धननंद को चंद्रगुप्त ने समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न 82, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो किसके दरबार में ये रहता था मेगास्थनीज जो था? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक, बिंदुसार या
दशरथ, तो किसके दरबार में रहता था ये? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अगला प्रश्न है कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना। कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? नीति सार, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस या इंडिका? तो कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, ठीक है, जो राजनीति पर आधारित एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका किसने लिखा है? विष्णुगुप्त ने, चाणक्य ने, मेगस्थनीज या टॉलमी ने? तो इसको लिखा है इंडिका को मेगस्थनीज ने लिखा है। इससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है इस किताब से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है कि कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था, ये बताना है ये कथन सही है गलत। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग दिए, ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था, ये बात सही है। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ये भी सही है। और चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी और श्रवणबेलगोला में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अर्थात उपरोक्त में से कोई भी कथन क्या नहीं है? असत्य नहीं है, अर्थात सभी सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है यूनानियों ने किसे अमित्रोचेष्ट कहा था? ठीक है, अमित्रोचेष्ट किसे कहा है यूनानियों ने? तो चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक, बिंदुसार या फिर कुणाल को? तो ये कहा था बिंदुसार को, ठीक है, तो बिंदुसार को कहा था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण मतलब कब आक्रमण किया था? तो मौर्य शासक जो अशोक थे, महान अशोक, उन्होंने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 269 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 259 ईसा पूर्व या फिर 251 ईसा पूर्व? तो इसका सही जवाब है 261 ईसा पूर्व। इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 88, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के जो शिलालेख थे सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? पट्रेटी पैंथलर ने या फिर विलियम जोन्स ने, चार्ल्स विल्किंस ने या जेम्स प्रिंसेप ने? तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है 89, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो कलिंग विजय का वर्णन जो है किस शिलालेख में मिलता है? 9वें, 10वें, 11वें या 13वें? तो किसमें मिलता है? 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में उसकी विजय का वर्णन मिलता है, कलिंग विजय का वर्णन। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक एवं अशोक नाम मिलता है? तो आहरौरा अभिलेख या फिर मास्की, एरागुड़ी या फिर सहस्राम? तो किसमें मिलता है अशोक का नाम? अशोक जो है या बुद्ध शाक, ये मिलता है मास्की अभिलेख जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक और अरामेक में प्राप्त हुआ है? तो दो भाषाओं में प्राप्त है, ग्रीक में और अरामेक में। ये है सरेकुना या फिर शाहबाज गढ़ी, कालसी या फिर रुमनदेई? तो कौन सा है जो दो भाषाओं में है? वो है सरेकुना अभिलेख। सरेकुना अभिलेख दो भाषाओं में है। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 92, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण जैसा कि जानते हैं किसने कराया था? किसको कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क? तो किसने कराया था? तो महान अशोक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? 4, 5, 6, 7? तो मेगस्थनीज जैसा जानते हैं जो एक राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था और इसने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका लिखा है, और उसी इंडिका में इसने भारत के समाज का वर्गीकरण किया है। और कितने भागों में? टोटल 7 भागों में वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है 94 नंबर का, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया? तो धम्म का प्रतिपादन करने वाला कौन था मौर्य शासक? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दशरथ या कुणाल?
तो कौन थे जी यहाँ पे? अशोक। ठीक है, धम्म की नीति अपना ली थी किसने? अशोक ने, कलिंग युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है 95 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, आपको पढ़ना बताना कौन सा असत्य है। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सुत नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है। तो बताइए इसमें कौन सा असत्य है? तो पहला देखिए, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। एकदम करेक्ट है, महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र अशोक के बेटे का नाम और पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। श्रीलंका भेजा था, एकदम करेक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये भी सही है। अशोक के धर्म की परिभाषा राहुलोवाद सुत नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है, ये भी क्या है? एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात कोई भी कथन असत्य नहीं है, तीनों के तीनों क्या असत्य हैं? असत्य ढूंढना था तो कोई भी असत्य नहीं है। अगला है, मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था? विष्टि बताना है धार्मिक कर को, सिंचाई कर को, निःशुल्क श्रम को, या फिर भू राजस्व को। भू राजस्व को आपको बताना है किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है था? विष्टि। तो ये कहा जाता था निःशुल्क श्रम को। ठीक है, निःशुल्क श्रम को विष्टि कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था? किस शासक ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था, आपको बताना है। तो अश्वमेघ यज्ञ की बात की जाए तो किसने कराया था? ये कराया था अश्वमेघ यज्ञ शिशुनाग ने। ठीक है, सॉरी, पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था। 98 देखिए, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि अशोक, पुष्यमित्र शुंग, वासुदेव या कनिष्क। तो किसके थे? ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यभूति, अग्निमित्र या वासुमित्र। तो कौन था जी? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, और आज का लास्ट प्रश्न है, भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय प्राप्त हुआ? ठीक है, तो भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय प्राप्त हुआ है? शुंग, कर्ण, सातवाहन या गुप्त। तो किसके शासन काल में? सातवाहन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे टॉप 50 प्रश्न थे, और ये 51 से 100 तक था, और 1 से 50 तक मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको कराए थे। आई होप कि उसको आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। ये शानदार से प्रश्न आपके हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। इससे रिलेटेड जो है और भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी तरह तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।